Divorce and Love Again. एपिसोड 13। रोशनी का घर से भागना। रोशनी आसपास देखती है कि कहीं कोई कैमरा तो नहीं है। जब उसे यकीन हो जाता है कि आसपास कोई कैमरा नहीं है तो वो लिली के द्वारा भेजे गए कार में बैठ जाती है। फिर वो वहाँ से निकल जाती है। कुणाल जिस चैरिटी फंक्शन में आया था वो अमीर लोगों से भरी हुई थी। वहाँ की आधी से ज़्यादा चीज़ें नीलाम हो चुकी थी। यहाँ पर अमीर लोग बस अपना स्टेटस बढ़ाने के लिए आते थे, इसलिए काफ़ी बड़ी बड़ी बोली लगाई जा रही थी। कुणाल बेवजह नाराज था। वो यहाँ पर किसी खास मकसद से आया था। चैरिटी की सबसे कीमती चीज़ एक बहुत ही पुराने राजवंश के गहनों का सेट था, जिसकी कीमत काफ़ी ज़्यादा थी। कुणाल रोशनी को ये गहनों का सेट शादी के गिफ्ट के तौर पर देना चाहता था। रोशनी को वीडियो कॉल करो। कुणाल संजय को रोशनी को वीडियो कॉल करने का ऑर्डर देता है। सर, मैंने कॉल करके देखा था पर मैं उनसे कनेक्ट नहीं हो पा रहा हूँ। कुणाल के ऑर्डर मिलने पर संजय जल्दी से उसे बताता है कि उसने पहले ही कॉल कर दिया था रोशनी को। कुणाल अपने फ़ोन से रोशनी को कॉल करने लगता है। नमस्कार, आपने जो नंबर डायल किया है वो उपलब्ध नहीं है, बाद में फिर से प्रयास करें। कुणाल की पकड़ अपनी फ़ोन पर कसती ही जा रही थी। वो अपने फ़ोन के टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता था। किसी को ढूंढने में मेरी मदद करो। कुणाल ने तुरंत ही एक और नंबर पर डायल कर दिया और फ़ोन के दूसरी तरफ के इंसान से कहने लगा, मैं एक क्रिमिनल पुलिस ऑफिसर हूँ, पर्सनल जासूस नहीं। काव्यांश जो फ़ोन के दूसरी तरफ अपने खुद के कामों में बिजी था, कुणाल से कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम रोशनी को ढूंढने में मेरी मदद करो। कुणाल बिना काव्यांश की बातों में ध्यान दिए कहता है। काव्यांश कुणाल की बातों से दंग हो गया था। फिर उसने कुणाल से कुछ कहा और फ़ोन कट कर दिया। मैडम गायब है, ये कैसे हो सकता है? सर, आप कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं। शायद मैम के फ़ोन की बैटरी खत्म हो गई होगी। संजय बहुत ज़्यादा हैरान था जब उसने कुणाल की इन नॉनसेंस बातों को सुना। जब मैं उनके अपार्टमेंट में उन्हें बुलाने गया था तब वो ठीक थी और मैंने उनकी पानी के पाइप को ठीक करने में भी मदद की थी। संजय ने थोड़ा रुकते हुए अपनी बात कंटिन्यू की। तुमने पानी के पाइप को ठीक करने में उसकी मदद की। जब तुमने ऐसा किया तो उसने क्या कहा? कुणाल संजय से कहता है, उसे ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं कोई तो गड़बड़ है। उन्होंने कुछ नहीं कहा था और उन्होंने मुझे पानी भी दिया था। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। संजय अपनी बात को बोलते हुए बीच में ही रुक जाता है, फिर अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कुणाल से कहता है, क्या ऐसा हो सकता है कि पानी का पाइप फिर से टूट गया हो और मैडम ने उसे ठीक करने के लिए किसी को बुलाया हो और उसके बाद कुछ हुआ हो? कुणाल शांति से सोचता है, फिर संजय से कहता है, तुम्हें मेरे लिए ये ज्वेलरी खरीदनी होगी। इतना कहने के बाद कुणाल संजय को उस चैरिटी हॉल में अकेला छोड़कर चला जाता है। कुणाल अपनी कार में बैठता है और अपनी कार को पुलिस थाने की तरह मोड़ देता है। ड्राइव करते समय उसने कई बार रोशनी को कॉल किया, लेकिन उसका फ़ोन अब भी बंद ही आ रहा था। SSCW फुटेज से पता चलता है कि वो एक कार में बैठी थी जो साउथ सिटी की तरफ जा रही थी, लेकिन जब हम लोग वहाँ चेक करने पहुँचे तो वो उस कार में मौजूद नहीं थी। कुणाल को आते देख काव्यांश ने जल्दी से उसे वो सारी डिटेल्स बता दी जो उसने कुछ देर पहले ही कलेक्ट की थी। काव्यांश अपनी बात आगे कंटिन्यू करते हुए कहता है, आगे वो एक ऐसी जगह पर उतर गई थी जहाँ पर कोई भी कैमरा नहीं था। उन्होंने अपनी दोस्त से अपने लिए नकली ID भी बनवाई थी और अपने लिए एरोप्लेन के लिए टिकट भी खरीदी थी। मुझे बस इतनी ही जानकारी मिली है। कुणाल काव्यांश की बातों से समझ चुका था कि रोशनी ऐसे ही कहीं घूमने के लिए नहीं गई है। वो बस इस शादी से बचने के लिए ये सब कर रही थी। कुणाल बस अनुमान लगा सकता था कि आखिर रोशनी कहाँ जा सकती है। कुणाल को पता था कि रोशनी एक बीमारी थी। जब भी रोशनी हवाई यात्रा करती थी उसे चक्कर और कमजोरी महसूस होती थी। शायद वो अपने होम टाउन जा रही हो। कुणाल समझ गया था कि रोशनी अपने होम टाउन जा रही थी।
लंबे समय से कुणाल का दोस्त होने के नाते काव्यांश को पता था कि कुणाल कभी भी अपने आप को वीक नहीं बनाना चाहता था। उसका मानना था कि जो प्यार में होते हैं वे कमज़ोर हो जाते हैं, इसीलिए ही कुणाल ने हमेशा से रोशनी को इग्नोर किया था। पर वो कहते हैं ना कि जब कोई चीज़ आपसे दूर जाने लगती है तब आपको उसके अपने लाइफ में क्या वैल्यू है पता चलती है। कुणाल के साथ भी वही हो रहा था। पर वो गायब कहाँ हो गई? कुणाल काव्यांश से सवाल करता है। एक जगह थी जहाँ कैमरा लगा हुआ था और बाद में रोशनी जब अपनी कार एक्सीडेंट की थी, उसकी कार उस जगह से होकर निकली थी और कार कैमरे में कैप्चर हो गई थी। शायद वो मैसूर जा रही हैं। कुणाल कहता है। वो अपनी बात को कहते समय काफ़ी ज़्यादा सीरियस लग रहा था। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? काव्यांश कुणाल की बात से काफ़ी हैरान हो गया था। उसे कैसे पता कि रोशनी मैसूर ही गई होगी, क्योंकि वो पहले भी वहाँ जा चुकी है। कुणाल समझता है काव्यांश को। कुणाल को वो साल अब भी याद है जब रोशनी मैसूर से वापस आई थी। रोशनी ने उसे उसके ऑफिस में ही वहाँ के बारे में बताया था, पर कुणाल उस समय अपना काम कर रहा था और उसने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया था। अगर ऐसा है तो वो जल्दी वहाँ पर पहुँच गई होगी। काव्यांश कहता है कुणाल से। यह सब ऐसा था जैसे भूसे में से सुई खोजना। कुणाल अब तक की मदद के लिए काव्यांश को थैंक्स कहता है और वहाँ से निकल जाता है, क्योंकि वो समझ गया था कि अब काव्यांश उसकी और कोई मदद नहीं कर सकता था, क्योंकि वो बेंगलोर का पुलिस ऑफिसर था और वो दूसरी जगहों के कामों में दखल नहीं दे सकता था। रोशनी का सबसे पहले मैसूर जाने का प्लान था, लेकिन जब वो मैसूर पहुंचने ही वाली थी कि आगे ट्रैफिक की वजह से उसकी कार बीच में ही फंस जाती है। ऐसे ही आधे घंटे निकल जाता है। जब रोशनी ड्राइवर से पूछती है कि आखिर क्या हुआ, तो ड्राइवर कहता है कि शायद किसी का एक्सीडेंट हुआ है, पर जल्दी ट्रैफिक हट जाएगा। लिली के द्वारा रखा गया ड्राइवर रोशनी के प्रति काफ़ी ज़्यादा हम्बल था। रोशनी के दिमाग में अचानक से एक विचार पड़ा, जिससे उसका दिल काँप उठा। उसे इस बात का डर था कि कहीं कुणाल उसे खोज ना ले। रोशनी को पता था कि इस बात की संभावना बहुत कम थी, लेकिन वो इस तरह से बेफिक्र नहीं रह सकती थी। रोशनी अपनी कैप पहनती है और अपने पर्स में रखे पैसे को निकालकर ड्राइवर को दे देती है। मैं यहाँ उतर जाऊँगी, रोशनी ड्राइवर को पैसे देते हुए कहती है। ड्राइवर अवाक रह गया था जब उसने रोशनी की बातें सुनी, तो वो जल्दी से रोशनी से कहता है, पर हम तो अभी मैसूर नहीं पहुँचे हैं। लिली मैम ने कहा था कि मैं आपको मैसूर ही लेकर जाऊँ। ठीक है, लेकिन मैं यहीं उतरना चाहती हूँ। रोशनी अपनी बातों को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो गई थी। ड्राइवर कार का दरवाज़ा खोलती है और रोशनी को जाने देता है। कार से बाहर आने के बाद रोशनी आसपास देखती है तो उसे एक पहाड़ जैसा दिखाई देता है। उसे अच्छे से याद था कि जब वो लास्ट टाइम मैसूर आई थी तो उसने इस पहाड़ पर चढ़ाई की थी और उसने देखा था कि इस पहाड़ के पास उस पार एक गांव था। अगर कुणाल ने सही अनुमान लगाया भी होगा कि वो मैसूर जा रही है, तो भी उसने इस गांव के बारे में नहीं सोचा होगा। यही सोचते हुए वो पहाड़ पर चढ़ने लगी। उसका विचार सही था। ट्रैफिक का कारण कोई एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि सभी कारों का चेकिंग की जा रही थी जो मैसूर के अंदर एंटर करने वाली थी। काव्यांश के पास इतना अधिकार नहीं था कि वो इतना सब कुछ कर सके उस इंसान को ढूंढने में जो अपनी मर्जी से गया हो, लेकिन कुणाल के पास इतनी पावर तो थी कि वो ये सब कर सके। कुणाल की एक कॉल पर पूरे मैसूर जाने वाले रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया था। कुणाल को मैसूर जाने वाले रास्ते पर पहुंचने पर सिर्फ 20 मिनट का समय लगा था। रोशनी ने चेक पॉइंट पर आते ही पुलिस की गाड़ी के साथ साथ आते हुए ब्लैक रोल्स रॉयल कार को देखा और उसकी आंखें तुरंत ही ठंडी हो गई। उसे कितने घंटे लग गए थे यहाँ तक पहुँचते हुए, लेकिन कुणाल को सिर्फ मिनटों का समय लगा यहाँ पर आने पर। क्या तुम्हें यकीन है कि वो यहाँ आएगी? बहुत समय हो गया है, लेकिन हम उसे नहीं ढूंढ पाए हैं।
काव्यांश ने रोल्स रॉयल का दरवाज़ा खोलते हुए कुणाल से पूछा। वो कार में नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि वो यहाँ नहीं है। वो एल्डर मिस्टर चौहान के साथ पहाड़ों में पली बड़ी है। वो जानवरों के साथ रही है, इसीलिए वो जानवरों की ही तरह काफ़ी ज़्यादा सतर्क रहती है। खतरों से जरा सी भी हलचल उसे सतर्क कर देती है। कुणाल कहता है काव्यांश की बात के जवाब पर। कौन कहता है कि कुणाल कुछ नहीं जानता था रोशनी के बारे में और उसे बिल्कुल भी परवाह नहीं थी रोशनी की। पर सच तो ये था कि वो रोशनी के बारे में बहुत कुछ जानता था। तो हमें अब क्या करना चाहिए? काव्यांश ने पूछा कुणाल से। पहाड़ को सील करो, कुणाल ऑर्डर देता है जैसे कि ये बहुत ही मामूली बात हो। वो तो बस एक छोटी सी बच्ची है, क्या वो पहाड़ पर जाती है और रात हो जाने पर वहीं सो जाती है? काव्यांश कुणाल के पहाड़ सील करवाने वाले बात से काफ़ी ज़्यादा हैरान हुआ था, इसीलिए वो ऐसे कह रहा था। मैंने तुमसे कहा था ना कि वो पहाड़ों पर पली बड़ी है। उसके लिए पहाड़ों पर जाना उतना ही आसान है जितना एक नॉर्मल लड़की का अपने फ्रेंड के घर डिनर के लिए जाना हो। वो आम लड़कियों से काफ़ी ज़्यादा अलग है, कुणाल सीरियस टोन में काव्यांश से कहता है। ये देख कि कुणाल कितना ज़्यादा सीरियस है, काव्यांश की आंखें अचानक उत्सुकता से चमक उठती हैं। वो जानता था कि क्या सच में रोशनी में रात में पहाड़ों पर अकेले रात बिताने की हिम्मत है। कुणाल ने 40 से अधिक लोगों को बुलाया और रात होने से पहले ही पहाड़ की खोज करना शुरू कर दी। रोशनी के पहाड़ों पर चढ़ते ही आसमान पर अंधेरा छाने लगा। रोशनी के बैग में अभी भी एक पानी का बोतल और आधी खाई हुई ब्रेड रखी हुई थी। उसे कम से कम पानी पीना था, नहीं तो आगे के लिए उसके पास पानी नहीं बचता। वो जितना ऊंचा पहाड़ों पर चढ़ रही थी, तापमान उतना ही ठंडा होता जा रहा था। रोशनी ने अपने बैग से एक आखिरी बचा हुआ कपड़ा निकाला और उसे पहन लिया। परेशान करने वाला आदमी, वो सच में मुझे इतना सता रहा है। अगर कुणाल ने मैसूर जाने वाले रास्ते पर चेकी न लगाई होती तो शायद वो अब तक मैसूर पहुंच चुकी होती, लेकिन सिर्फ उस परेशान करने वाले आदमी की वजह से उसे यहाँ आना पड़ा था। इसलिए रोशनी कुणाल को परेशान करने वाला आदमी कह रही थी। पहाड़ पर चढ़ने पर उसे 2 घंटों का समय लगा था। पहाड़ों पर बड़े होने के बावजूद रोशनी अपने आप को थका हुआ महसूस कर रही थी, इसीलिए उसे जैसे ही एक आराम करने की जगह मिली तो वो आराम करने के लिए वहाँ पर बैठ गई। उसे कुछ ही देर हुआ था आराम करते हुए कि उसे कुछ दूरी पर ही एक लाल लौ चमकती हुई दिखी, जिसे देखते ही वो सतर्क हो गई। 14 पकड़ी गई रोशनी। उस लाल रोशनी को देखते ही रोशनी सतर्क हो गई। रोशनी को समझते देर नहीं लगी कि वो लाल रोशनी पहाड़ पर लगे आग की थी। ये समझते ही रोशनी जल्दी जल्दी पहाड़ से नीचे उतरने लगी। रोशनी ज़्यादा दूर नहीं भाग पाई थी कि उसे आग के धुएं के कारण सांस लेने में परेशानी होने लगी। रोशनी कैसे भी करके जीना चाहती थी, वो इतनी जल्दी नहीं मरना चाहती थी, इसीलिए वे और तेज तेज पहाड़ से उतरने लगती है। अचानक रोशनी को एक जान न माना फिगर दिखाई दिया। वो कोई और नहीं बल्कि कुणाल ही था। रोशनी नहीं चाहती थी कि कुणाल उसे देखे, इसीलिए वो आवाज़ करने से डर रही थी, पर कुणाल ने उसे देख लिया था और वो भागते हुए उसकी ही तरफ आ रहा था। रोशनी कुणाल को अपनी तरफ आता देख भागने ही वाली थी कि अचानक एक जलता हुआ पेड़ का तना रोशनी के पीठ के ऊपर गिर गया। रोशनी जमीन पर गिर जाती है पर फिर भी चिल्लाती नहीं है। जब रोशनी कुणाल को अपनी तरह आते हुए देखती है तो भागो। कुणाल का चेहरा उस समय काला पड़ गया था जब उसने उस पेड़ के तने को रोशनी के ऊपर गिरते हुए देखा था। वो जल्दी से रोशनी के पास आता है और उसे पेड़ के तने को रोशनी के पीठ से अलग करते हुए रोशनी को अपनी बाहों में उठा लेता है। अब वो दोनों ही अलग ही आग की चपेट में आ गए थे। कुणाल ने अपनी टीम को रोशनी की तलाश पर लगाया था, इसलिए उसके पहाड़ को भी पूरी तरह से सील कर दिया था।
लेकिन इससे पहले कि वे अपनी तलाश पूरी कर पाते कि अचानक पहाड़ों पर आग लग गई। फायरमैन ने कुणाल और सभी लोगों को साइड में ही रुकने के लिए कहा था, लेकिन कुणाल नहीं माना और अपनी जिद पर अड़ गया कि वो भी उन लोगों के साथ जाएगा। मजबूरन उन लोगों को कुणाल को अपने साथ लाना पड़ा। जल्दी फायरमैन ने आग पर काबू पा लिया और रोशनी और कुणाल को उस आग से चपेट से बचा लिया। उसी समय काव्यांश भागकर कुणाल के पास आया और उसने पाया कि कुणाल का हाथ घायल हो गया था। रोशनी को बचाते बचाते कुणाल की हाथ की चोट को देखते हुए काव्यांश ने उससे कहा कि वो रोशनी को अपनी गोद में ले लेता है, पर कुणाल ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया। रोशनी की चोट ज़्यादा गंभीर नहीं थी, क्योंकि वो लकड़ी रोशनी के ऊपर गिरी थी। वो जलने के कारण काफ़ी हल्की हो चुकी थी और वैसे भी रोशनी ने 2-3 जोड़ी कपड़े पहले से ही पहन लिए थे जब उसे ठंड महसूस होने लगी थी। इसीलिए रोशनी को सिर्फ कुछ छोटी छोटी खरोंच ही आई थी, पर फिर भी रोशनी इस समय बेहोश हो गई थी। कुणाल जल्दी से उस पहाड़ से बाहर निकला और रोशनी को अपनी गोद में ही लिए हुए कार में बैठकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। कुणाल का हाथ काफ़ी ज़्यादा जल चुका था, पर फिर भी उसे अपने हाथ की फिक्र नहीं थी। उसने बस लापरवाही से अपने हाथों पर पट्टी बांधी और रोशनी के बेड के साइड बैठ गया था। रोशनी धीरे धीरे होश में आने लगी थी। बेहोश होने से पहले उसने आग में लपेटे पहाड़ों को देखा था, लेकिन अब जब उसकी आंखें खुली तो उसने अपने सामने कुणाल को बैठे हुए देखा। कुणाल को अपने सामने देख न जाने क्यों पर रोशनी के आंखों में आंसू आ गए थे। तुम जाग गई। कुणाल जब रोशनी को होश में देखता है तो वो उससे कहता है। कुणाल की चोट पर अच्छी तरह से पट्टी नहीं बांधी गई थी, इसीलिए जो डॉक्टर हॉस्पिटल वार्ड के अंदर था वो कहा, सीओ कुणाल, आपको अपनी चोट की पट्टी बदलवानी चाहिए। नहीं, पहले आप उसे देखिए कि वो अब कैसी है। कुणाल ने डॉक्टर की बात इग्नोर करते हुए उससे कहा। कुणाल को अपनी इस छोटी सी चोट की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। रोशनी कुछ नहीं करती है, वो बस कुणाल की बांह की तरफ इशारा करती है जहाँ पर और बड़ा सा घाव लगा हुआ था, लेकिन कुणाल का ध्यान उस घाव पर नहीं गया था। वहाँ की चमड़ी भी जल चुकी थी, जिसे साफ करना जरूरी था। रोशनी ने कुणाल के बांह की तरफ इशारा करने का मतलब ये था कि जब तक वो अपने इस चोट का इलाज नहीं कराएगा, तब तक वो किसी भी डॉक्टर को अपने पास नहीं आने देगी। कुणाल के पास कोई ऑप्शन नहीं था रोशनी की बात को मानने के अलावा, इसीलिए वो डॉक्टर को अपने पास आने देता है और उसे अपने बांह पर लगे चोट को साफ करने देने के साथ पट्टी बांधने देता है। डॉक्टर ने कुणाल को बड़ी मात्रा में एनेस्थीसिया नहीं दिया था, इसीलिए जब वो उसके जले हुए घाव की चमड़ी निकालते हैं तो कुणाल को काफ़ी ज़्यादा दर्द होना स्टार्ट होता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो बस बिना किसी इमोशन के अपनी जगह पर बैठा हुआ था। हालांकि उसके माथा पसीने से भीग चुका था और वो लगातार बस रोशनी को ही देखे जा रहा था। कुणाल को इस तरह देख एक बार फिर रोशनी के आंखों में नमी उतर आई थी और वो कुछ भी बोल नहीं पाई थी। एंटीबायोटिक दिन में 3 बार लगाएं और इस चोट को भीगने ना दें। जब नई स्किन आनी शुरू हो जाएगी तब ये अपने आप ठीक हो जाएगी। आपकी चोट इतनी गंभीर नहीं है, आपको बस 2 दिनों तक हॉस्पिटल में रुकना होगा और अपनी पट्टी तब तक रोज बदलनी होगी जब तक आपकी ये चोट पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती है। फिर आप यहाँ से जा सकते हैं। डॉक्टर ने कुणाल के हाथ का इलाज करने के बाद उसे कुछ हिदायतें दी, फिर वो तुरंत ही वार्ड से बाहर भाग गया। इस तरह कुणाल किसी राक्षस की तरह लग रहा था। अगर वो डॉक्टर ना होता जिसे अपनी ड्यूटी निभानी भी थी तो वो बहुत पहले ही भाग जाता। कुणाल रोशनी के बेड पर बैठ गया और उस आईवी ड्रिप को देखने लगा जो रोशनी के हाथों पर लगी हुई थी। क्या तुम थोड़ा पानी पीना चाहती हो? अंत में कुणाल ने चुप्पी तोड़ते हुए रोशनी से पूछा।
रोशनी ने बस अपना सर हिला दिया और चुप रही। ऐसा नहीं था कि रोशनी कुछ कहना नहीं चाहती थी, बल्कि बात यह थी कि उसके गले में काफ़ी ज़्यादा दर्द था, जिसकी वजह से वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। कुणाल ने रोशनी को एक कंबल से ढक दिया और कहा, सो जाओ। रोशनी ने सोचा था कि कुणाल उससे कई सारे सवाल करेगा, पर उसने उम्मीद नहीं की थी कि वो इतना शांत होगा। रोशनी ने ज़्यादा कुछ नहीं सोचा और वो धीरे धीरे गहरी नींद में चली गई। रोशनी को सपनों में भी सिर्फ उस पहाड़ी पर लगी आगे दिखाई दे रही थी। जब सुबह हुई तो रोशनी एक तेज बातचीत की आवाज़ से जागती है। वो एक आवाज़ सुनी है जो उसके लिए जानी पहचानी थी। ये लड़की जिद्दी है, ये बिल्कुल अपने दादा की तरह है। पिछले साल जब वो मुझसे मिलने आई थी तो उसने मुझे बताया था कि तुम उसे काफ़ी अच्छा ट्रीट करते हो और तुम हर रोज़ उसके साथ रात का डिनर भी करते हो। क्या तुम दोनों लड़ रहे थे कि ये सब हो गया? बोलने वाली औरत सेजल चौहान थी, रोशनी की आंटी। ये भी दुनिया में रोशनी की एकलौती रिश्तेदार थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। बात यह है कि हम दोनों एक पहाड़ पर चढ़ गए थे और हम दोनों ने पहाड़ की आग का सामना किया। हम दोनों मौत के मुंह से बाल बाल बचे हैं। कुणाल थोड़ा रुका, फिर उसने धीरे से अपनी बात आगे जारी रखी। आंटी, रोशनी की आवाज़ काफ़ी ज़्यादा कर्कश थी। जब उसने अपनी आंटी को पुकारा था, उसकी आवाज़ में दर्द को सुना जा सकता था। क्या मैंने तुम्हें जगा दिया? कुणाल मुझसे कह रहा था कि तुम दोनों रीअरेंज मैरिज करना चाहते हो, इसीलिए ही उसने मुझे यहाँ बुलाया है। सेजल जी रोशनी को चिंता के साथ देखते हुए उससे कहती हैं। रोशनी हमेशा उनसे कुणाल की तारीफ ही किया करती थी। रोशनी ने कभी भी अपनी लिए चल रही प्रॉब्लम को अपनी आंटी को नहीं बताया था। मिस्टर कुणाल, आपके दिमाग में कौन से बुरे इरादे चल रहे हैं? जो हमारे बीच हो रहा है उसे हमारे बीच में ही रहने दें। आप मेरे फैमिली मेम्बर को क्यों शामिल कर रहे हैं इन सब में? रोशनी गुस्से के साथ कुणाल से कहती है। कल रात के बाद उस पर जो कुणाल का अच्छा प्रभाव पड़ा था वो तुरंत गायब हो गया था। रोशनी, अगर तुम दोनों के बीच कोई गलत फहमी है तो तुम दोनों उस गलत फहमी को दूर करो। कुणाल अपने काम में बहुत बिजी रहता है, इसलिए तुम्हें समझदार होना होगा। सेजल जी को नहीं पता था कि कुणाल ने क्या किया था और ना ही उन्हें ये पता था कि आखिर रोशनी ने सिंह विला में न जाने क्या क्या झेला था। इसीलिए वो इस तरह से रोशनी को कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कह रही थी। रोशनी को लग रहा था कि वो अपना आपा खो देगी। रोशनी ने खुद को मुस्कुराने के लिए मजबूर किया, फिर अपनी आंटी की तरफ देखकर कहने लगी, आंटी, मुझे डिवोर्स चाहिए। रोशनी अपनी आंटी से ये बात छुपाना नहीं चाहती थी। कुणाल ने आंटी को सिर्फ इसीलिए बुलाया था ताकि वो तलाक की जिद छोड़ दे। इसलिए रोशनी को अपनी आंटी को सच बताना ही बेहतर ऑप्शन लगा था। पहले तुम ठीक हो जाओ, आंटी तुम्हारा इन 2 दिनों में अच्छी तरह से ख्याल रखेगी। आंटी रोशनी का चेहरा देखकर बता सकती थी कि वो इस समय कितनी ज़्यादा दुखी थी। वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी। इसीलिए आंटी रोशनी से बात पलटते हुए उससे उसका ख्याल रखने के लिए कहती हैं। रोशनी बस आंटी की बातों पर सर हिला देती है और कुणाल को ठंड से देखती है। रोशनी का इस तरह से कुणाल को देखना ये जता रहा था कि वो ये शादी नहीं करने वाली है। अचानक वार्ड का दरवाज़ा खुलता है और वीना के साथ दिशा वार्ड के अंदर आती है। वीना दिशा को मना नहीं पाई थी, इसीलिए दिशा को जैसे ही पता चला था कि कुणाल रोशनी के साथ हॉस्पिटल में था, वो जिद करने लगी कि वो हॉस्पिटल जाना चाहती है। दिशा की जिद के कारण ही मजबूरन वीना जी को दिशा को हॉस्पिटल लाना पड़ा। वार्ड के अंदर आते ही दिशा जल्दी से कुणाल को गले लगाने के लिए उसकी तरफ जाती है, पर कुणाल दिशा को अपनी तरह आते हुए देख साइड हट जाता है, जिसकी वजह से दिशा कुणाल को गले नहीं लगा पाती और मुंह के बल जमीन पर गिर जाती है। कुणाल, क्या आप
अब मुझसे प्यार नहीं करते हैं। दिशा ये सब इसलिए कह रही थी क्योंकि वो रोशनी की आंटी को ये जताना चाहती थी कि कुणाल उससे प्यार करता है, न कि रोशनी से। रोशनी की आंटी ने पहले ही दिशा की हरकतों को देखा था, पर उन्हें पता था कि कुणाल कभी भी रोशनी को नहीं छोड़ेगा। पर जब उन्होंने कुणाल की माँ को दिशा को रोकते हुए नहीं देखा तो उनका मन थोड़ा भारी हो गया था। ये रोशनी का ससुराल है और मैं रोशनी की चाची हूँ, इसीलिए आप मुझे एक छोटी बहन की तरह मान सकती हैं। सृजल जी वीना का हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हुए गर्मजोशी से कहती हैं। वीना जी सृजल की तिरस्कार की दृष्टि से देखती हैं, जिसे उन्होंने दूसरों की आंखों से छुपाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की थी। माफ़ करना, पर मैं आपको अपनी बड़ी बहन नहीं बनाना चाहती हूँ। वीना जी ने ये बोलते हुए ही वीना जी के हाथ को झटक दिया। वीना जी की नज़र में सृजल जी बड़ी थी, क्योंकि सृजल जी का हाथ काफ़ी ज़्यादा खुरखुरा था। बड़ी दीदी, मेरा कोई गलत इरादा नहीं है। आप ये मत देखिए कि मैं कितनी उम्र की लगती हूँ। असलियत में आपसे छोटी हूँ, सृजल जी एक मुस्कान के साथ कहती हैं। सृजल जी का ये कहना कि वो वीना जी से छोटी हैं, वीना जी का चेहरा खट्टा करने के लिए काफ़ी था। ये वो शब्द थे जिससे महिलाएं सबसे ज़्यादा नफरत करती हैं। वीना जी की तो बात ही छोड़ दीजिए, जो अपना हर दिन ब्यूटी सैलून में बिताती हैं, वो सृजल जी के इस शब्द को बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं। वीना जी को सृजल जी का बड़ी बहन कहना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। आप सबको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताना ना भूलें, और जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उन्हें जाते जाते धन्यवाद। ऐसे ही आप सब हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं कल, बाय बाय।